जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर में एग्ज़ाम 2024-25 एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में। आज हम कवर करेंगे पेपर 2 को। अच्छा, पेपर का नाम क्या है भैया? प्राचीन इतिहास है तो पेपर का नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला। ठीक है, सिक्स सेमेस्टर का प्राचीन इतिहास पेपर 2 है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये क्लास 2 है और यूनिट भी 2 है। क्लास 1 कहाँ है सर? तो क्लास 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेलिस्ट का लिंक। पेपर 1 का भी प्लेलिस्ट का है और पेपर 2 का भी प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, दोनों पेपर का प्लेलिस्ट का लिंक है। आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद उसे भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास 2 यूनिट 2 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विथ नोट्स सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जाम होने वाले हैं तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है तो मोस्टली अटेंड करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका इसमें क्या पूछा है। पहला प्रश्न है साथियों, चामर ग्राहिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इलाहाबाद से, बनारस से, पाटलिपुत्र या फिर दीदारगंज से? तो ऑप्शन नंबर डी है दीदारगंज से। ठीक है, चामर ग्राहिणी की मूर्ति दीदारगंज से प्राप्त हुई है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, की पॉइंट्स मिस मत करिएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने शानदार तरीके से पढ़ा था। आपके की पॉइंट से भी प्रश्न आते हैं, उत्तर आते हैं। ठीक है, कई प्रश्न आपके की पॉइंट से आते हैं, ध्यान रखेंगे। तो चामर ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति पटना के दीदारगंज में गंगा तट पर 18 अक्टूबर 1917 को मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा। चामर ग्राहिणी क्या है? यक्षिणी की मूर्ति है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह मूर्ति कहाँ मिली है भैया? तो पटना के दीदारगंज में। ठीक है, और कब मिली थी? तो 18 अक्टूबर 1917 को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा? पूछेगा कि चामर ग्राहिणी की मूर्ति किस सन में मिली थी? ठीक है, तो जब आप पढ़े रहेंगे भैया तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो 18 अक्टूबर 1917 याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कहाँ है ये भैया? कहाँ है? दीदारगंज कहाँ है? पटना में है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में इसी जो सब्जेक्ट है आपके, इसी सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, इस ऐसे ही प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? दीदारगंज से प्राप्त मूर्ति किसकी है? अभी मैंने आपको पढ़ाया है, बताइए। बौद्ध भिक्षु की, यक्षिणी की, दासी की या फिर सामग्री की? तो ऑप्शन नंबर बी है, यक्षिणी की प्राप्त हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सांची के स्तूप का निर्माण ईंटों से किसने करवाया था? बताइए भैया, किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या फिर बृहदत्त ने? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो ईंटों से करवाया गया था, अशोक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह स्तूप ईंटों से बना है। स्तूप के केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी को। चलिए चौथा प्रश्न क्या है भैया? सांची का स्तूप स्थित है? तो भोपाल के समीप स्थित है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। भोपाल में कहाँ स्थित है? देखिए, सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी की चोटी पर है। ठीक है, यह भोपाल के उत्तर पूर्व में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न क्या है भैया? सांची के स्तूप के तोरणों पर किससे संबंधित अनेक प्रतीक चिन्ह अंकित किए गए हैं? तो बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला देखेंगे क्या भैया? प्रश्न नंबर 6 क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों अपने अंतिम दिन श्रावण बेलगोला में गुजारे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर बिंबिसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था साथियों, बिंदुसार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा, याद रखिएगा बिंदुसार का शासनकाल पूछता है तो याद रखिएगा बिंदुसार का शासनकाल 297 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, मौर्य राजवंश के राजा थे बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। आठवां प्रश्न क्या है आपका?
अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? बताइए। जब अशोक ने आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग की पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी भैया? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर तोसाली? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तोसाली। चलिए अगला प्रश्न, इसमें पॉइंट्स क्या है आपके ध्यान रखिएगा। अशोक के शासनकाल में कलिंग प्रांत की राजधानी तोसाली थी। कलिंग पूर्वी मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्रीय उपखंड था। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? बताइए। सिंधु और झेलम नदी के बीच, या फिर झेलम और चिनाब नदी के बीच, या फिर चिनाब और रावी नदी के बीच, या फिर रावी और ब्यास नदी के बीच? तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था साथियों, यह सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए तक्षशिला शहर एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और 1980 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। पूछता है आपके एग्जाम में, तक्षशिला विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? तो 1980 में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, आपकी ग्रेजुएशन में भी पूछेगा। 10वां प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध के बाद आया भैया। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 10वें का। देखिए कलिंग युद्ध राजा अशोक और कलिंग के राजा चैतराज के बीच 261 से 262 ईसा पूर्व में हुआ था। यह लड़ाई उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के तट पर लड़ी गई थी। इसमें कई सारे आंसर हैं आपकी, कई सारे प्रश्न हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा कलिंग की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो राजा अशोक और चैतराज के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो 261 से 262 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी भैया? तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुई थी। ठीक है, अच्छा यह किस नदी पर किस नदी के किनारे लड़ा गया था कलिंग का युद्ध? तो याद रखिएगा भैया, किस नदी के? दया नदी के तट पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11वां प्रश्न है आपका, चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला या फिर गणित से? चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, इसमें की पॉइंट से ध्यान रखिएगा। चरक संहिता पाठ के अनुसार चिकित्सा पद्धति के 4 महत्वपूर्ण भाग हैं: रोगी, चिकित्सक, दाई और दवाई। अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति? तो इन सभी से मिलती है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अच्छा ध्यान रखिएगा, की पॉइंट्स बहुत ही शानदार है। अशोक के अभिलेखों में मिली जानकारी में जीवन गाथा, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, उसकी धार्मिक और नैतिक संभावनाएं, बौद्ध धर्म और उसके पशु और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं। ये अभिलेख भारत, नेपाल और पाकिस्तान के सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अशोक के अभिलेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त प्रमाण है, ध्यान रखेंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है भैया? कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो रॉक एडिक्ट 8वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? बताइए। तो मौर्य अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। बहुत ही शानदार प्रश्न ये आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मौर्य अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी भैया? कृषि अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, की पॉइंट्स देखिए, बहुत ही शानदार है। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका कृषि ही आपके ऑप्शन में दे, पशुपालन भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने तीनों बता दिया। ठीक है, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार। प्रश्न नंबर 15 क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र अशोक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा, बिंदुसार के 3 पुत्र थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है ऑप्शन में आपके अशोक ही दे। ध्यान रखिएगा, अशोक वदान के गद्य संस्करण में बिंदुसार के 3 पुत्रों का नाम दिया है: सुसीमा, अशोक और विगत शोक। ठीक है, विगत शोक, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है अशोक ही आपके ऑप्शन में दे।
अगर सुसीमा दे देगा तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा, विगत शोक देगा तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, बीए सेमेस्टर वाला के पास। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। चलिए, अच्छा इसमें मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, आप लोग मुझे 2 सेकंड का समय दे दीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए 16वां प्रश्न क्या है, अशोक द्वारा निर्मित कराए गए स्तंभ किसके बने हुए हैं? तो पत्थर के बने हुए हैं भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 16 का। अच्छा इसमें की पॉइंट्स क्या है भैया, की पॉइंट्स है आपका, सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में अशोक स्तंभ बनवाया था। अशोक स्तंभ पर घोड़े, बैल, हाथी और शेर बने हुए हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है इससे, घोड़े, बैल, हाथी और शेर से इनमें से कौन अशोक स्तंभ पर जानवर अंकित नहीं है? ठीक है, तो घोड़ा, बैल, हाथी और क्या दे देगा, गाय दे देगा। ठीक है, गाय दे देगा। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, तो ध्यान से पढ़ लीजिए, घोड़ा है, बैल है, हाथी है और शेर है, इसके अलावा और कोई जानवर नहीं है। ठीक है, देखिए अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया था। प्रश्न नंबर 17 क्या है, प्रश्न नंबर 17 है आपका, स्तंभ के किस भाग पर पशुओं की मूर्तियां अंकित हैं? जो अशोक स्तंभ है उसके किस भाग पर पशुओं की मूर्तियां अंकित हैं? चोटी पर हैं या संपूर्ण स्तंभ पर हैं या मध्य भाग यानी बीच में या फिर तल यानी नीचे हैं, तली पर? तो स्तंभ के जो चोटी है इस पर पशुओं की मूर्तियां अंकित है। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए की पॉइंट्स आप देखेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए अशोककालीन स्तंभों के शीर्ष पर 4 पशुओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थीं। ये पशु हैं भैया अश्व, सिंह, वृषभ और गज। ठीक है, घोड़ा, शेर, बैल और हाथी। ठीक है, ये पशु एक साथ सारनाथ के स्तंभ शीर्ष के गोल अंड भाग पर अंकित है। देखिए आपके एग्जाम में क्या होता है, कभी घोड़ा नहीं लिख करके देगा तो अश्व लिखता है, शेर नहीं लिख करके देगा तो सिंह लिख करके देगा, बैल नहीं लिखता है तो वृषभ लिख करके देता है आपके ऑप्शन में जब पूछेगा प्रश्न। ठीक है, इनमें से कौन सा जानवर अशोक स्तंभ पर अंकित नहीं है? ठीक है, इस तरह से। चलिए उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो यार। ठीक है, मैं बहुत पीछे हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर जानकारी अच्छी लग रही होगी तो। और सबसे मोस्ट बात यह है कि आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये क्लास बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न क्या है भैया, अशोक द्वारा निर्मित कौन सा स्तंभ मौर्यकालीन मूर्ति कला की दृष्टि से अद्वितीय है? तो सारनाथ का सिंह शीर्ष है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 19 नंबर प्रश्न क्या है, सारनाथ के सिंह शीर्ष पर कितने सिंह पीठ से पीठ मिलाए आसीन है? यानी पीठ से पीठ मिलाकर कितने शेर बैठे हैं भैया सारनाथ के सिंह शीर्ष पर, बताइए। तो 4 हैं। ठीक है, हालांकि सामने से देखने पर 3 ही दिखाई देते हैं, जो आपके पास सिक्का मिलता है सिक्के के ऊपर भी देखे होंगे या फिर कहीं पर भी आप अशोक स्तंभ देखे होंगे तो सामने से जब आप देखेंगे 3 ही होते हैं, लेकिन वास्तव में वो 4 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए की पॉइंट्स देखिएगा, बहुत ही शानदार है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 भारतीय शेर एक दूसरे से पीठ सटाए खड़े हैं, जिसे सिंह चतुर्मुख कहते हैं। सिंह चतुर्मुख के आधार के बीच में अशोक चक्र है जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, मौर्यकालीन यक्ष एवं यक्षिणियों की मूर्तियां किस परंपरा से संबंधित हैं? बताइए। तो लोक परंपरा से संबंधित है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा है आपका, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो अशोक को दिया गया था, राजा अशोक को। ठीक है, राजा अशोक को देवनाम प्रिय दिया गया था। अच्छा की पॉइंट देखिएगा, बहुत ही शानदार है। देवनाम प्रिय नाम अशोक मौर्य को दिया गया था। अशोक ने स्वयं देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। देवनाम प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय। अशोक ने अपने राज्य के लोगों के जरिए देवनाम प्रिय की उपाधि अर्जित की थी। 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक
भारत के लगभग सभी हिस्सों पर शासन करने वाले अशोक को यह उपाधि ईश्वर के बहुत करीब होने की वजह से दी गई थी। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है आपका साथियों, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो उपगुप्त थे। ठीक है, उपगुप्त की वजह से चंद्रगुप्त जो अशोक थे, ठीक है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से, उपगुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 पूछा है साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या फिर बिंदुसार ने। तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। की पॉइंट्स बहुत ही शानदार है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। यूनानियों में चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, यानी यूनानी भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्राकोटोस या सैंड्रोकोटोस के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में ग्रीक शासक सेलुकस के साथ युद्ध किया था। युद्ध के बाद हुई संधि के तहत सेलुकस ने चंद्रगुप्त के साथ अपनी पुत्री से विवाह किया। यह विवाह अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमिस दाई के क्षेत्रों में हुआ था। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। मौर्य काल के दौरान, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गई है टाइपिंग में, मौर्य काल के दौरान यहाँ पर होगा। ठीक है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था। उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या फिर तक्षशिला। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं नालंदा और तक्षशिला में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तक्षशिला। ठीक है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। अच्छा, की पॉइंट देखिए, आपके डाउट क्लियर होंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। यह विश्वविद्यालय 5वीं या 6वीं शताब्दी का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा साथियों। प्रश्न नंबर 25 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो बताइए, ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं भैया। ठीक है, अशोक के शिलालेख 4 लिपियों में हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ वो चारों लिपि कौन कौन सी है। देखिए, ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और आरामी लिपि। ठीक है, इन चारों लिपियों का प्रयोग कहाँ हुआ है, अशोक के शिलालेखों में। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो पहली बार 1837 में जेम्स प्रिसेम्प ने, ठीक है, अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था या फिर उनका अर्थ स्पष्ट किया था, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें की पॉइंट्स क्या है, बहुत ही शानदार है। देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति जेम्स प्रिसेम्प थे। जेम्स प्रिसेप एक अंग्रेज विद्वान और पुरातात्विक थे। उन्होंने 1837 में पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म से वर्णित नहीं था। बताइए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, दान पुण्य, ये दोनों सही है। भातृभाव, ये भी सही है साथियों। संघ के प्रति आस्था, ये गलत है। ठीक है, ये वर्णित नहीं है आपका धम्म से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्या क्या आपका वर्णित है, ये भी जरूरी है। धम्म में संघ के प्रति आस्था से जुड़ा कोई तत्व नहीं बताया गया है। धम्म में पक्षियों और जानवरों को न मारने, मकड़ियों को नुकसान न पहुंचाने, माता पिता की सेवा करने, भातृभाव, दान पुण्य, कम खर्च करने, कम पहनावे पहनने जैसे बातें बताई गई हैं। अशोक के धम्म में ये बातें शामिल नहीं थी। कौन कौन से, बलिदान, किसी भगवान की पूजा करना, यज्ञ करना, ये अशोक के धम्म में ये बातें नहीं बताई गई हैं। ठीक है, और ये सब बातें बताई गई हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्थानिक जिला प्रशासक कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। मौर्य काल के शासन प्रबंध में जिलों को आहार या विषय कहा जाता था। ठीक है,
मौर्य काल में जो जिले होते थे उसे आहार या विषय कहा जाता था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जिले का शासक स्थानिक होता था, स्थानिक के अधीन गोप होते थे जो पूरे 10 गांवों पर शासन करते थे। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अच्छा ध्यान रखिएगा, की पॉइंट्स बहुत ही शानदार है। मौर्य वंश जो बृहद्रथ है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, बहुत ही शानदार प्रश्न था, सम्राट अशोक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी है इस क्लास को शेयर करने की, आपसे रिक्वेस्ट भी है, ज़रूर इस क्लास को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करिए, ठीक है। एक लाइक करके जाइएगा इस क्लास को, अच्छा लगता है तो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।